ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कल हमारा टॉपिक था दैट वाज रेजिस्टिविटी, राइट? तो रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी? रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल, राइट? तो रेजिस्टिविटी के केसेस में आप मुझे कुछ आंसर्स बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि रेजिस्टिविटी जो है क्या वो लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड करती है या नहीं करती है? अगर सुनो, अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L और एरिया A, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस रॉड की लेंथ को ट्वाइस कर दिया, सो इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज द लेंथ ट्वाइस, टू ट्वाइस, राइट? तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी अफेक्टेड, क्या अफेक्ट होगा। नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 2 resistivity, number 3 both, number 4 none resistance resistance इफेक्ट होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। R is proportional to L and inversely proportional to A, so length increase, resistance increase होगी। What about resistivity? क्यों? बताएगा सैनस, दिव्यांश, कीरत, रिया, श्रिया, रितेश। नहीं अभिनंदन ने सुन लिया इसलिए। हाँ जी बताओ जी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? क्यों? क्यों नहीं डिपेंड करती? आप साइज कितना भी चेंज कर लो, स्क्वायर एरिया तो सेम रहेगा, तो वो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। स्क्वायर एरिया सेम रहेगा, हाँ, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी कि डबल हो गई। हाँ, स्क्वायर एरिया नहीं, हम क्यूब में बात करेंगे। मतलब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो आंसर को। आप कह रहे हो कि क्यूब सेम रहेगा, मतलब क्यूब सेम नहीं रहेगा। एक क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है ना? एक क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहेंगे, राइट? अगर एक क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए इन केस कोई भी तरीके से, फिर रेजिस्टिविटी चेंज होगी। मुझे बताओ एक ऐसा तरीका कि रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर दें क्यूब में, छोटे से क्यूब में इंक्रीज कर दें। छोटे से क्यूब का मतलब समझो, अगर आपने छोटे से क्यूब में इंक्रीज कर दिए ना, तो उसका मतलब है वो जो क्यूब कहीं पे भी आप रखोगे तो वो सभी क्यूब में वो एटम्स अब इंक्रीज हो चुके हैं। आप सभी को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? आपको पता है जो आयरन होता है उसकी जो डेंसिटी होती है ना, अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 700 समथिंग होती है केजी पर मीटर, ऐसे होती है आयरन की डेंसिटी, ठीक है? आप सभी को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, आपने सभी ने मुझे बता दिया है ना? अगर मैं आयरन का इतनी सी छोटी सी स्लैब ले लूं, ये वाली, और एक आयरन का इतनी बड़ी स्लैब ले लूं, दोनों आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है। अब आपने मुझे कहा कि आयरन की डेंसिटी में, जैसे आपने फॉर्मूला बताया, मैंने आपको वैल्यू बता दी 700 केजी पर मीटर की। मुझे बताओ 700 से ये वाली आयरन का स्लैब और ये वाले में, दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया आपने? मास अपॉन वॉल्यूम। अब भाई सुनो, आपको भी सर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है और मास भी चेंज हो रहा है, तो कौन सा वॉल्यूम लें? पता है कौन सा वॉल्यूम लेते हैं? वही वाला, एग्जैक्टली। ये एक छोटा सा क्यूब बना लो, इतना ही क्यूब इसमें बना लो, और अब चेक करो कि इन दोनों छोटे से क्यूब में क्या नंबर ऑफ एटम सेम है? तो ऑब्वियसली सेम है, ठीक है? अब अगर तो फिर इसमें चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि यहाँ पे मान लो ऐसे अपने छोटे से क्यूब कितने बनाओगे? मान लो अपने 10 क्यूब बना लिए, ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दिए, इसमें आपने 100 बना दिए, तो इसमें 10 क्यूब बनाए, इसमें 100 क्यूब बनाए। एक क्यूब में मान लो 1 2
3 4 एटम्स है, यहाँ पे भी एक क्यूब में 1 2 3 4 एटम्स है। तब चेंज क्या हुआ, इसमें आपने 10 क्यूब बनाए, इसमें आपने 100 क्यूब बनाए। 100 क्यूब बन सकते हैं इसमें, मान लो, मतलब आपने सारे क्यूब फिट करने हैं। जैसे हम छोटे जब हम गेम्स नहीं खेलते थे कि हाँ जी फिट करके बताओ कितने कितने, तो आपने फिट क्यूब किए, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने 100 क्यूब फिट कर दिए। यहाँ पे आपने सिर्फ 10 क्यूब फिट किए, ठीक है। तो जब आपने बेटा 10 क्यूब फिट किए तो हर क्यूब के पास मान लो कि 4 एटम्स थे, तो 4 4 4 4 4 करके 40 हो गए। यहाँ पे 100 थे तो 4 4 4 4 करते करते 400 हो गए। इसका मास बढ़ गया इसका, क्योंकि ज्यादा एटम्स है, ठीक है। तो इसका मास बढ़ गया। क्यों मास बढ़ा? क्योंकि इसके पास छोटे 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 क्यूब बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस क्या है कि एक क्यूब में कितने एटम्स होते हैं। मान लो यहाँ पे 4 है तो इसमें भी 4 है, तो इसलिए जो डेंसिटी होती है ना वो होती है मास। आप बोलते हो ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मास पर यूनिट 1 मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, कितने एटम्स है, कितने एटम्स का कितना मास है। तो अगर आप ये एक क्यूब देखोगे ना, अगर मटेरियल सेम है ना, तो एक क्यूब में जितने एटम्स इसमें होंगे उतने एटम्स इसमें भी होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों का जो डेंसिटी है वो सेम है। अब हमारे केस में भी यही तो हुआ। हमने कहा जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करते हैं कि एक क्यूब में कितने एटम्स हैं। अब अगर कोई चीज ऐसी है या फिर उसको आपने डबल कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसमें क्या हो गया, इसमें भी एक क्यूब भी छोटा सा था, इसमें भी एक क्यूब भी छोटा सा था, इसमें भी 4 एटम्स हैं, इसमें भी 4 एटम्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें भी 4 एटम्स रेजिस्ट कर रहे हैं, इसमें भी 4 एटम्स रेजिस्ट कर रहे हैं। तो हमें जब रेजिस्टिविटी को समझना है, देन वी आर ओनली कंसर्न्ड कि ये जो चार्जेस यहाँ से जा रहे थे, ये वाले, ये इनको रेजिस्ट करने वाले कितने एटम्स हैं, इस क्यूब के अंदर कितने एटम्स हैं, वो 4 है। और अब ये अगले 4 यहाँ से जा रहे हैं, तब इसको रेजिस्ट करने वाले कितने एटम्स हैं, अभी भी 4 है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। लेकिन आपका जो दिमाग कहता है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा है, लेंथ ज्यादा है, इसमें तो ज्यादा क्यूब आ जाएंगे, बिल्कुल ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन उसके कारण जो चेंज होगा वो होता है रेजिस्टिविटी। क्योंकि रेजिस्टिविटी एक क्यूब के लिए नहीं होती, रेजिस्टिविटी होती है ओवरऑल क्या हो रहा है। तो एक चार्ज यहाँ से आया और यहाँ तक गया। अब बताओ कि इस चार्ज को रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी या फिर इस चार्ज को रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, तो क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है, उसको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्यूब मिल रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे क्यूब मिल रहे हैं। वो सभी क्यूब की जो एटम्स हैं, सभी एटम्स रेजिस्ट करेंगे, है ना, तभी तो बाहर निकलेगा। तो इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी इन चार्जेस को, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्योंकि ये यहाँ से गया, इसने कहा यार कभी मुझे ये मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है, मुझे सभी अपोज करते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। लेकिन ये कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा नहीं नहीं, तो ये छोड़ दे, ये बता कि जितनी तुझे रेजिस्टेंस ये दे रहा है, क्या उतनी ये भी उतनी दे रहा है? तो हाँ जी, वो कहेगा वो भी उतनी दे रहा है। अच्छा, जितनी ये दे रहा है, क्या ये वाला भी उतनी दे रहा है? कहता हाँ जी, वो भी उतनी दे रहा है। अच्छा, मैं कहूंगा जितनी ये दे रहा है, क्या वो इतनी भी यहाँ पे भी वो इतनी दे रहा है? कहता हाँ जी, वो भी उतनी दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि तुझे जो एक क्यूब रेजिस्टेंस दे रहा है ना, वो सेम दे रहा है, चाहे वो यहाँ पे हो जाए, चाहे यहाँ पे हो जाए, चाहे यहाँ पे हो जाए। इसका मतलब तेरी जो केस में रेजिस्टिविटी है वो सेम है, क्योंकि रेजिस्टिविटी एक क्यूब पे डिपेंड करती है, क्यूब कितनी रेजिस्टेंस दे रही है, ना कि सारे क्यूब्स कितनी दे रहे हैं। डन? तो कभी भी आप लेंथ बढ़ाओगे या फिर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे ऐसे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर उसका जो एक क्यूब है, अगर उसमें एटम सेम है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन अगर आपने एरिया बढ़ा दिया या लेंथ बढ़ा दी, तो उससे रेजिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होगा। क्लियर रहेगा भी, ये बात कौन बोलोगे आप? ठीक है। सो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और एरिया, ना लेंथ पे ना एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने कह दिया ना, जैसे हमने आपको याद है मैंने कल क्या था, एक कौन सा पैरामीटर है जिस पे डिपेंड करती है, वो था अगर आप मटेरियल ही चेंज कर दो। जैसे कि जब मैंने आयरन की डेंसिटी कहा, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी आयरन की डेंसिटी इतनी है, तो क्या कॉपर की डेंसिटी भी इतनी होगी? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल इतनी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो वो क्यों डिफरेंट हुई? कॉपर की डेंसिटी क्यों डिफरेंट हुई, आयरन की क्यों हुई? क्योंकि दोनों के एटम्स में डिफरेंस है। तो अगर आप एक क्यूब में देखोगे, तो अगर एक क्यूब में 4 एटम्स आयरन के फिट हो रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि एक ही क्यूब में कॉपर के भी 4 एटम्स फिट होंगे।
कॉपर का साइज है एटम्स का वो डिफरेंट है, जो आयरन का साइज है एटम्स का वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब एक क्यूब में, उस 1 मीटर क्यूब में आयरन की हो सकता है 4 साइजेस, 4 एटम्स प्लेस हो, इसमें 6 हो जाए। मान लो बॉल समझ लो, हमने यहाँ पे आयरन की बॉल्स डाली, यहाँ पे आयरन की बॉल्स डाली और यहाँ पे हमने कॉपर की बॉल्स डाली, मान लो ऐसा, ठीक है। तो आयरन के केस में हमारे पास 4 एटम्स फिट हो गए एक क्यूब में, और इसमें हमारे पास 2 एटम्स फिट हो गए। तो इसका मतलब अगर एक क्यूब में ए बदल दिया तो डेंसिटी भी बदल गई। सिमिलरली अगर रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, जब एक क्यूब में एटम्स बदल जाएंगे, और एटम्स एक बदलने का तरीका ये है कि मटेरियल ही चेंज हो। तो जैसे ही आपने मटेरियल चेंज किया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। और एक बात हमने कल लास्ट में ये भी स्टडी किया था कि अगर रेजिस्टिविटी बेटा चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होगी। कैसे? फिर से वही कहानी, हमने कहा कि जी अब ये कह रहा है, चार्ज ये कह रहा है कि यार मुझे जो ये जो छोटे छोटे क्यूब मिल रहे हैं ना, पहले तो मुझे ये कम रेजिस्टेंस दे रहे थे, अब ये सारे मुझे ज्यादा दे रहे हैं। ये भी ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, ये भी उतनी ज्यादा ही दे रहा है, ये भी उतनी ज्यादा दे रहा है, ये भी उतनी ज्यादा दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि अब तुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है कि कम मिल रही है? तो कोई यार कुछ ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब जब रेजिस्टिविटी चेंज हुई तो रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं, उल्टा बोल दूं, अगर मैं कह दूं ओके मैंने यहाँ पे एक लेंथ और जोड़ दी, मैंने कहा अब बता अब तुझे रेजिस्टिविटी ज्यादा मिली, तो उसने सोचा अच्छा रेजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्टिविटी था जो एक क्यूब मुझे रेजिस्टेंस दे रहा था। तो वो कहेगा नहीं नहीं यार, वो तो जितनी ये दे रहा था उतनी अभी ये दे रहा था, उतनी ही अभी यहाँ पे, और ये जो आप छोटे छोटे क्यूब बना रहे हो ना ये भी उतनी उतनी दे रहे हैं। और तो ये कह रहा है कि हाँ मुझे ओवरऑल जाने में, यहाँ से जाने में मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है क्योंकि अभी आपने और ऐसे क्यूब डाल दिए। लेकिन मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यार ये जो एक क्यूब है क्या तुझे ये ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है? तो वो कहता नहीं नहीं, वो एक क्यूब उतना ही दे रहा है जितना मुझे ये दे रहा था उतना ही अभी ये दे रहा है। तो मैं कहूँगा तेरी रेजिस्टिविटी अभी भी चेंज नहीं हुई, रेजिस्टेंस चेंज होगी, यहाँ से यहाँ तक दिया, तेरी रेजिस्टेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी अभी भी नहीं चेंज हुई, चाहे 3 लेंथ हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब एक क्यूब की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। आई होप समझ में आ गई ये पूरी बात, ठीक है। तो ये होते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, राइट। तो आपको जब भी समझना है तो ये दिमाग में रखना, रेजिस्टिविटी मतलब एक क्यूब के अंदर एटम कितनी रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और रेजिस्टेंस मतलब ओवरऑल चार्ज को कितनी रेजिस्टेंस, कितनी ऑपोजिशन में, कितने सारे ये क्यूब दे रहे हैं, याद हो जाएगा। डन, ओके। चलो इसे नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट इज राइट डाउन, हमने रेजिस्टिविटी के यूनिट्स भी लिख दिए थे, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी टाइम लगना, 10 मिनट में स्टार्ट होने लगना। करंट डेंसिटी, ओके ओके ओके। देखो 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 ध्यान दो, एक बार अच्छा वर्ड आया, मैं देखता हूँ आप किसको, आप में से किसको ये याद होगा। ऑब्वियसली नया टर्म है, लेकिन आप किसको ये थोड़ा सा याद होगा जब मैंने कहा था कि अगर किसी पॉइंट के बीच ग्लास में डेंसिटी आ जाए तो उसको आप फॉर्मूलों में कैसे लिखोगे? करंट अपॉन वॉल्यूम, वेरी नाइस, है ना। डेंसिटी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एरिया। मैंने कहा था ना कि कई डेंसिटी में, कई चीज में एरिया आते हैं, कई में वॉल्यूम आती है। हाँ यहाँ पे एरिया आता है, उसका रीजन बताता हूँ क्यों। पहले तो आप लिख लो, तो करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, J से। तो ये होता है रेशियो ऑफ करंट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेशियो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे होता है आपको पता है, दैट इज नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज, नॉर्मल टू, कल हमने किया था इसके बारे में, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, ये मैं आपको कैसे समझाता हूँ। क्या हुआ, हमारे पास मान लो ऐसे एक वायर थी, ठीक है, इसके बीच में से चार्ज आ रहे थे। ओके, लेट्स से हम एक चार्ज ही बनाते हैं, ये चार्ज आ रहा था,
हमने सोचा कि एरिया कौन सा लें। अगर आपको कल का लेक्चर याद हो, हमने कहा था एरिया हमेशा इसके परपेंडिकुलर लेना है। आप में से किसी ने कहा कि नहीं सर, हमारे पास एरिया कुछ ये वायर ऐसी बनी हुई है कि हम एरिया ना ये मान रहे हैं ऐसे। मैंने कहा ऐसा नहीं लेना है, आपको परपेंडिकुलर ही लेना है। आपने कहा नहीं सर, हम तो एरिया, हमें किसी ने कह दिया कि एरिया ऐसे बना हुआ है, मतलब कि एरिया जो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे वो ऐसे डिफाइन किया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूँ परपेंडिकुलर लो, आप मान ही नहीं रहे। आप कह रहे हो नहीं नहीं, हमें तो ऐसे ही कहा है, हमें ऐसे ही लेना है एरिया। ठीक है, तो अब हमारे दोनों के कन्फ्लिक्ट हो गए। मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर लो, आप कह रहे हो नहीं एरिया हमें ऐसे गिवन है, हमें ऐसे ही लेना है। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम दोनों का यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम्हें अगर ऐसे ही लेना है ना एरिया, तो एक काम करो, मुझे ये बता दो कि ये परपेंडिकुलर से कितने एंगल पे था। ओके, मान लो आपने कहा कि वो थीटा एंगल पे है। आपने कहा कि सर हमें तो एरिया यही कहा है पता करने के लिए, और ये एंगल जो है परपेंडिकुलर, हाँ मैं ये आपको बता दूंगा कि परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो मैं कह रहा हूँ कि बेटा मैंने आपको कहा था परपेंडिकुलर एरिया ही लेना है, और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे एरिया ये गिवन है। तो हमने काम कर दिया, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको एरिया ये गिवन है ना थीटा एंगल पे, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये cos थीटा। आप सभी को पता है, याद है जब मैंने कहा था जिसके साथ एंगल बनता होगा वो cos होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो sin होता है। तो अगर आपने एरिया यही मान लिया है या आपने ठान ही लिया है कि आपको एरिया यही लेना है, और मैंने कहा है कि एरिया हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर लेना है, तो फिर परपेंडिकुलर का कंपोनेंट निकालो, वो बन गया a cos थीटा ऑब्वियसली, है ना। तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो बस ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था a मानो, आपने कहा नहीं हम तो a इसको मान रहे हैं, तो मैंने कहा फिर ठीक है, अगर a मान रहे हो तो फिर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना जो भी है। ये बन गया करंट डेंसिटी, सिंपल। J = I upon cos थीटा। आगे क्या लिखते थे, आगे हम लिखते I upon a। वो क्यों लिखते थे, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि a हमें परपेंडिकुलर लेना है। लेकिन अगर आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, तो फिर ये लिख लो a cos थीटा, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो इसको बोल देते हैं हम करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया I = J = I upon a cos थीटा। और फिर हमने यहाँ भी बड़ी जबरदस्त बात आई, तो ये जो करंट डेंसिटी होता है, अब क्वेश्चन आया करंट डेंसिटी वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। अब करंट डेंसिटी वेक्टर होता है, वो क्यों, क्योंकि थीटा आ गया। जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे जे की वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होती जाएगी। तो करंट डेंसिटी, अगर आपको ये ठान लिया कि मुझे ए यही मानना है, तो अगर उसका कंपोनेंट हम ए cos थीटा मान के चलते हैं, तो डेफिनेटली जो करंट डेंसिटी होगी वो एक तरह से क्या हो जाएगी आपके लिए, वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमने फ्लक्स में किया था, याद है आपको, जब हमने कहा था फील्ड ऐसे जा रही है, इस रिंग में से निकलना है, तो मैंने कहा था रिंग ही उल्टा दो, ऐसे कर दो। तो फील्ड सब कुछ सेम था, लेकिन अभी सारी फील्ड उसके चार्जेस जो फील्ड है उसके बीच में से नहीं जा रही थी रिंग के। यहाँ पे भी वही होगा। अगर आप ये वाला एरिया मान लो, ये पीछे को जो एरिया है ये वाला, अगर आप ये एरिया सीधा कर लोगे या फिर ऐसे करोगे, मुझे बताओ क्या दोनों केसेस में सेम नंबर ऑफ चार्जेस जाएंगे, एक सेकंड में क्रॉस करेंगे? सोच के देखो। आप कहोगे हाँ जी सर एक सेकंड में क्रॉस करेंगे, रिंग ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, चार्जेस उतने ही जाएंगे, वायर में से जाने हैं नहीं, एक सेकंड में। तो हुआ क्या, जो चार्जेस नीचे से जा रहे थे वो पहले क्रॉस कर जाएंगे यहाँ से, ये वाला जो आपने बनाया था, है ना। उस टाइम पे ये जो ऊपर वाले चार्जेस है ये भी क्रॉस ही नहीं करेंगे, ये लोग भी क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब आप किसी चीज को ऐसे इंक्लाइन कर दोगे तो ऑब्वियसली कुछ चार्जेस पहले क्रॉस कर जाएंगे, कुछ बाद में क्रॉस करेंगे। इसका मतलब एक सेकंड में उतने चार्जेस क्रॉस नहीं करेंगे जितने चार्जेस एक्चुअली, अगर रिंग बिल्कुल स्ट्रेट होती तब क्रॉस करते, क्योंकि जब ये स्ट्रेट होती तो आपको पता है एक ही टाइम पे सारे चार्जेस क्रॉस कर जाते हैं, है ना। तो ऐसे अच्छा और सुनो, अगर इस चीज को, अगर मैं इस इंक्लिनेशन को और कर देता, ये लो, ये लो, तो अब क्या होता, अब और फर्क पड़ गया। अब एक चार्ज यहाँ से क्रॉस कर गया, दूसरा बेचारा अभी यहीं पे बैठा हुआ है, तीसरा अभी दूसरे वाले ने अभी इतना रास्ता क्रॉस करना है, तीसरे वाले ने तो अभी इतना ट्रैवल करना है, चौथे वाले ने तो मतलब अभी दिल्ली जाना है ना। तो इसका मतलब एक क्रॉस कर गया, अभी दूसरा और पीछे, तीसरा और भी पीछे, चौथा अभी, मतलब सारे है तो एक ही लेवल पे है नो डाउट,
लेकिन अभी अलग अलग टाइम पे क्रॉस करेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आप एरिया की डायरेक्शन चेंज करते जाओगे आपको करंट डेंसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू दैट सर्कल विल चेंज। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आपने ये एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, जैसे जैसे आपने ये वाला एंगल चेंज करते गए वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस करते हुए चेंज हो रहे हैं। दैट मींस करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल। फाइन, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं J equal to I on A cos theta where J is a vector quantity। तो अगर आप यहाँ से I की वैल्यू निकाल लोगे तो I equals to J A cos theta, J A cos theta लिखो। और क्या मुझे बताओ, इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ J A cos theta को, क्यों J डॉट A क्यों लिखूंगा, J डॉट A नहीं, J डॉट A क्यों लिखूंगा, J डॉट A तो तब लिखते होते हैं अगर ये दोनों वेक्टर हो। यस, दोनों वेक्टर हैं। मैं सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि जब भी cos थीटा आता है तो वो डॉट होता है। बट आप एक मिनट के लिए सोच लेना, डॉट इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों वेक्टर थे। अगर एक स्केलर होता, एक वेक्टर होता, साथ में cos ले देता, फिर कोई डॉट वाला कंसेप्ट नहीं आता, है ना। इस केस में हमने J को भी वेक्टर कह दिया, और अगर आपको याद हो मैंने कहा था एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये दोनों थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और जो अभी कबीर ने कहा वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको याद है डॉट का जो रिजल्ट आता होता है वो हमेशा स्केलर होता है। हमारे पास भी स्केलर है, हमने पहले कह दिया था जो करंट है वो स्केलर है ना। तो करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और ये तो होती ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो I equals to J A cos थीटा। कोई डाउट इसमें? चार बेटा एक तरह जा ही नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पुल कर रहा है इनको, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से सारे चार्जेस पुल होंगे, है ना, और सारे चार्जेस एक ही स्पीड से जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है ना। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एक ही बार में इस तरफ को जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे सभी पे तरफ है ना। तो जब उनको कोई पुल करेगा तो जो सबसे आगे वाले पहले, जैसे वो आगे पहले मूव करेंगे, पीछे वाले उसके पीछे जाएंगे, उसके पीछे वाले उसके पीछे जाएंगे। अब इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने से ज़्यादा है कि हम किसी एक रो को मान लें, जैसे ये मान लें कि इनके ऊपर क्या होगा, जो इनके ऊपर होगा वही सभी के ऊपर होगा। तो इनके ऊपर क्या होगा, ये सारे आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे एक ही टाइम पे इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं? तो आंसर है नहीं कर रहे हैं। कोई पहले क्रॉस कर दिया, कोई बाद में क्रॉस किया। जैसे ही इसने क्रॉस किया 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड बाद इसने क्रॉस किया, उसकी 1 सेकंड बाद इसने क्रॉस किया, उसकी 1 सेकंड बाद इसने क्रॉस किया। तो 1 सेकंड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया ना इस एरिया को, समझ रहे हो। मतलब एक से अगर हम एरिया ये वाला परपेंडिकुलर मान लेते तो हम कहते हैं कि शायद एक ही सेकंड में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी 1 सेकंड में ये क्रॉस कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ये एरिया जो है वो आप परपेंडिकुलर ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे हो तो कितने एंगल पे उसको इंक्लाइन करोगे ना। कोई डाउट बेटा इसमें? तो हमारे लिए करंट डेंसिटी, वंस अगेन अगर आपको करंट डेंसिटी आ जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? करंट डेंसिटी कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? J is equal to I upon A। पहले आएगा A क्योंकि हमने डेंसिटी बोल रहे हैं, है ना, I upon A। लेकिन फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं यार I upon A नहीं आएगा, A जो है वो इंक्लाइन भी हो सकता है, तो हमें सिर्फ उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना था, तो A नहीं होगा, A cos थीटा। सो J is equal to I upon A cos थीटा। जब भी आप घर जाके पढ़ते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपने आप को अपने माइंड को ये हल्के हल्के क्वेश्चंस देने हैं। अच्छा यार J is equal to I upon A आना चाहिए था, अच्छा यार A क्यों नहीं आया? अच्छा शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो फिर अच्छा इंक्लाइंड हुआ तो क्या हुआ? अच्छा हमें उसका वेक्टर सर ने बताया था कि उसका हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना पड़ेगा। अच्छा अगर ये A है और ये एंगल थीटा है तो अच्छा इसलिए ये A। अच्छा मैं सिर्फ अपने आप को बात कर रहा हूँ दिमाग में कैसे, अच्छा यार J is equal to I upon A आना चाहिए था, अच्छा इसलिए ये नहीं आया, ओके ये इंक्लाइंड था हमें ये लेना था इसलिए ये कॉस।
जब आप इतनी डिस्कशन अपने दिमाग के साथ करोगे ना तो फिर आपका दिमाग उसको भूलेगा नहीं, राइट? जब आप किसी चीज को याद कर, जैसे आपने जे गुड आइकॉन एक ऑफिट है बस और 3 महीने निकल गए, वो अलग बात। जब आपको कि जे गुड आइकॉन, अच्छा यार ए क्यों नहीं आया, ए कॉन्सिडर क्यों आया, अच्छा यार ऐसे क्यों होता है, आप बात समझ रहे हो? जब हम किसी चीज पे डिस्कशन करते हैं, कोई भी बात हो, जैसे कोई फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, आपकी कोई रियल लाइफ में कुछ भी इंसिडेंट हो, जब हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो वो जल्दी चीज रिटेन भी होती है, रहती भी है काफी टाइम तक। तो आप अपने दिमाग से थोड़ा सा डिस्कशन, जब भी आप ये करते हो डायरेक्टली मत आंसर पहुंचा करो आइकॉन ए, सोचो करो आइकॉन ए आना चाहिए, आइकॉन ए होना चाहिए, ए कॉन्सिडर क्यों आया, पता है आपको, लेकिन फिर भी उसको सोचो, अच्छा इसलिए, अच्छा ओके ये होता है वो होता है, अच्छा पेंसिल से मारो लाइन, अच्छा है, बस ऐसे आप अपने दिमाग को ट्रिगर करोगे और याद रखोगे, है ठीक है? सो J is equal to I upon A cos theta. Okay, next simple topic is conductance. Conductance. तो ओके, तो हमने रेजिस्टेंस किया, तो अभी कंडक्टेंस कर लिया। व्हाट इज कंडक्टेंस, क्या होगा? ईज टू फ्लो, इजी फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना? रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन देनी, और अगर चार्जेस इजीली फ्लो कर जाए तो उसको हम कंडक्टेंस बोल देंगे। तो आप लिख लो एक लाइन में कंडक्टेंस को लिख लो, ईज विद विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ईज विद विच ease with which electric charges flow through a conductor, ठीक है? डन? ओके, ease with which electric charges flow through a conductor। हाँ क्या हुआ? ओके, तो जो कंडक्टेंस होता है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं C से, डिनोटेड बाय C और G, ठीक है? दो टर्म होते हैं, इसको C या G बोल देंगे। ईज मतलब इजी, जो चार्जेस इजीली फ्लो कर जाए, जैसे कि मान लो जो सिल्वर होता है, सिल्वर होता है ना, आपको पता है सिल्वर जो होता है या फिर कॉपर होते हैं, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कह सकते हैं जो सिल्वर है उसकी गुड कंडक्टेंस है, गुड कंडक्टेंस है ना? इसको बोल देंगे पुअर रेजिस्टेंस है, ये भी बोल सकते हैं, राइट? तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनको हम रेजिस्टेंस इनकी अच्छी नहीं होती है, हाँ कंडक्टेंस बोल देंगे अच्छी होती है। कंडक्टेंस क्यों अच्छी होती है? कंडक्टेंस मतलब क्या होगा, उल्टा होगा ना रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों अच्छी होती है? बेटा जो देखो, आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कईयों की आयोनिक बॉन्डिंग होती है, और किसी में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। वो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग मतलब देयर आर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री का मतलब ये घूम रहे होते हैं, दे आर मूविंग, बट इनको एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ती। तो जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होने होंगे, घूमेंगे, वो डायरेक्टली चार्जेस ज्यादा कैरी करेंगे। मतलब जेडे अपने को हायर एफ डी पे एफ थोड़े, यस, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, राइट, बिल्कुल ठीक है। ओके डन। बाकी वो आयोनिक कोवेलेंट में नहीं जाने चाहिए, अगर तो कोवेलेंट होंगे वो तो बिल्कुल ही बैड कंडक्टर बन जाएगा, वो तो छोड़ेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। जो आयोनिक वाले होंगे वो बीच में होते हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में, और जो मेटालिक वाले जिनमें क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है? ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा सिंपल कंडक्टेंस। तो ये क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये अगर आपको लिखना होगा आप ये भी लिख सकते हो, G इज इक्वल टू 1/R। इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं वो बड़े कमाल के हैं, ऐसे यूनिट्स वो क्या होते हैं? अब ये जो मेडिकल वाले उनको बहुत पसंद आएगा, ये देखो, ये होता है ओम, है ना, 1/ओम, है ना? तो ओम का उल्टा कर दो, हमें रेसिप्रोकल करना है, तो MHO। सही केमिस्ट्री पहला पढ़ लिया। अच्छा पढ़ लिया। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस के ऐसे यूनिट्स आ गए,
राइट राइट। जैसे मान लो हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ रियल, बोलो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, रियल का उल्टा क्या होगा, रियल। सिंपल। कंडीशन कहाँ आ गया, ओके फाइन, तो ये आ गया हमारे पास, राइट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आया रेजिस्टिविटी का उल्टा, दैट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा होता है 1/ρ, 1/ρ, राइट। अच्छा एक यहाँ पे और बता दो, इसको MHO भी बोलते हैं, इसको साइमन्स भी बोलते हैं, दो नाम है, ठीक है। अच्छा अब ये अगर सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होगा तो फिर इसकी यूनिट्स क्या होंगी, रो के यूनिट्स क्या थे, कल हमने किए थे ओम मीटर, या तो नहीं याद है तो रो होता था RE/L, है ना। तो ये बन गया ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो 1 से 1 मीटर गया तो बन गया ओम मीटर, है ना। अब ओम मीटर को उल्टा कर दो तो अभी हमें नफरी बताएगी, ओम का क्या उल्टा हो गया MHO, और मीटर का क्या हो गया मीटर इनवर्स, ठीक है। और मोह को आप दूसरा नाम कहते हैं साइमन्स, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसे यूनिट्स वाले, मतलब ऑब्जेक्टिव MCQ में आने वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसकी ऐसे यूनिट्स बताओ क्या क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, ओम का सिंबल लगा के उसमें वर्ड्स की नहीं, ओम का सिंबल, और गुड क्वेश्चन, बस ऐसे ही क्वेश्चन करते रहो ब्रो, गुड शाबाश, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, डन, ठीक है बेटा। तो इसमें ओके, तो ये हो गया जो छोटे टॉपिक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज की लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये ऐसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका क्वेश्चन डेफिनेट होता है कोई ना कोई किसी तरीके से आएगा ही आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक और निकलो साथ में, रिलैक्सेशन टाइम। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, इसके न्यूमेरिकल, इसकी डेरिवेशन, इसके मे बी कोई कंसेप्चुअल, कुछ ना कुछ इसमें से आता है। तो आपको ये समझना है पहले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ओके, ठीक है बेटा। चलो इसकी मैं थोड़ी सी आपको ना एक कहानी समझाता हूँ क्या क्या होता था, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान समझ में आएगी। कल हमने कुछ इसके बारे में स्टडी भी किया। ओके देखो, स्टार्टिंग हमारे पास ये एक मेटल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या रेस्ट में होते हैं कि मूव कर रहे होते हैं? एक मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या वो रेस्ट पे होते हैं कि मूव कर रहे होते हैं? आंसर इज वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। मूव करने का कारण होता है टेम्परेचर। आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब टेम्परेचर बहुत कम कर दो, कितना कम कर दो, 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर ऑलरेडी है, -10 डिग्री कर दो वो भी है, -80 कर दो वो भी है, -273.16 कर दो, राइट। अब अगर आप इतना 15 तो अगर आप इतना कर दोगे तो उस टाइम पे ये मूवमेंट नहीं होती। चलिए हम बात करते हैं जो नॉर्मल स्टेजेस के बारे में। नॉर्मल स्टेजेस में जब ये वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रूम का होता ही है, तो ये मूव कर रहे होते हैं। लेकिन एरो ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये देखो, ये इधर तो ये उसके उल्टा, एक इस तरफ तो ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट, एक लेफ्ट राइट को जा रहा है तो एक लेफ्ट को जा रहा है, मतलब कि दीज आर कॉल्ड एज अ रैंडम मोशन, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर बेटा ये सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी?
वेलोसिटी कितनी होगी। याद रखना वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको सिर्फ उसकी स्पीड, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं देखना, उसकी डायरेक्शन भी देखनी है। मुझे बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। चलो आप मुझे ये बता दो, अगर एक बॉडी इस तरफ को 5 मीटर पर सेकंड गई और फिर इस तरफ को 5 मीटर पर सेकंड आ गई तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी +5 - 5 व्हिच इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 ऑब्वियसली नंबर 2 होगा। ठीक है ना। लेकिन आंसर 0 क्यों 0 आया, वेलोसिटी तो थी उसके पास, लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता, एवरेज स्पीड, अब स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड आती +5 बिकॉज हमें डायरेक्शन नहीं देखना, डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। हाँ स्पीड तो होगी लेकिन वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन में। तो अभी देखो ये एरोज मैंने क्यों बनाए थे, एक एरो अगर इस तरफ आ रहा है दूसरा उस तरफ जा रहा है, अगर एक राइट को जा रहा है दूसरा लेफ्ट को जा रहा है, तो इन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है 0। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि अगर एक चार्जेस सिर्फ टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में है, जैसे अभी यहाँ पे भी टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में है, ये स्टेपलर है मेरे पास, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि सर टेम्परेचर है कि नहीं है। तो आंसर है ऑब्वियसली, है ना, टेम्परेचर है, इसका मतलब इसके अंदर जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो है, लेकिन उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आपको कि वो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसमें सारे चार्जेस ना रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर कोई राइट को लेफ्ट को मूव कर रहा है तो कोई राइट को भी मूव कर रहा होगा, अगर कोई ऊपर को मूव कर रहा है तो कोई नीचे को भी मूव करता होगा, तो हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी को 0 मानना है। डन, ओके। अभी मैं चाहता हूं कि ये सारे चार्जेस एक तरफ को मूव करें, बताओ मैं क्या करूं, कल बताया था, अगर ये सारे चार्जेस मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही तरफ को मूव करें, मैं क्या करूं, फिर आप टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो आप क्या करो, आप इन सभी चार्जेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जो ये ऐसे नीचे जा रहा था, क्या होगा इसका, किधर को जाएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, यही होगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ये किधर को जाएगा, तो ये भी मूव कर गया, ऐसे शुरू हो गया, फाइन। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे बिल्कुल ही उल्टा जा रहा था इस तरफ को, तो ये क्या करेगा, ये यू टर्न ले लेगा, ऐसे शुरू कर देगा, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पहले ही ऐसे जा रहा था तो वो ऐसे ही जाता रहेगा। तो समझ रहे हो आप, इसका मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरफ को मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को मूव करना शुरू कर गए तो इनकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, पहले क्यों थी, क्योंकि सभी की डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट थी, अभी सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब सभी को आप एक ही साइन दोगे, प्लस 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 प्लस, तो इसका मतलब आंसर आपके पास आएगा 0 नहीं आने वाला। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, ध्यान से सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मैं आपको डेफिनेशन में दिखाऊंगा, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये होती है, क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्जेस की वेलोसिटी होती है, लेकिन ये वाली नहीं होती, ये वाली होती है। कैसे समझाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्जेस की वेलोसिटी होती है और ये वो वाली वेलोसिटी आती है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में जो चार्जेस की वेलोसिटी आनी शुरू हो जाएगी एक ही तरफ को, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझाइएगा, याद रहेगा ये वाली चीज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगी, यहाँ पे आएगी, नहीं आएगी, कहाँ पे आएगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देने से सभी चार्जेस एक ही तरफ मूव करेंगे, उनके पास वेलोसिटी 0 होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कोई आएगी, वो वेलोसिटी जो होगी दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है तो समझ लो देयर इज नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अदरवाइज देयर इज नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट, समझ में आ गई ये बड़ी बात बेटा। डायग्राम ड्रॉ करो एक बार, फिर मैं इसको इसके डेफिनेशन दिखाऊंगा आपको साथ में। तो आप ये देख लो, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ।
So in the presence of external electric field, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो उस टाइम पे क्या होगा? एन इलेक्ट्रॉन experiences force. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उस टाइम पे क्या होगा? एंड experiences force and undergoes acceleration ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको कि एक्सेलरेशन आ जाती है उसमें, एंड अंडरगोज एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी gained by those electrons under influence of electric field, under influence of external electric field is called drift velocity. तो आपके नोट्स के लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी will only come if there is external electric field. अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, वरना भूल जाओ कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम वाली चीज होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब आएगी। चार्जेस को कौन कर सकता है? चार्जेस को चार्ज ऐसे तो नहीं होगा कि ये इसको आप उल्टा दोगे तो चार्ज नीचे जाने शुरू कर देंगे, नहीं, चार्जेस को चार्जेस ही कर सकते हैं। चार्जेस को मूव करने के लिए आपको चार्ज ही लेके आने पड़ेंगे। चार्ज को लेके आने के लिए आप सोर्स डिफरेंट लेके आ सकते हो, लेकिन सभी के पास होगा अल्टीमेटली चार्ज ही होगा। चार्ज ही अट्रैक्ट करेगा, चार्ज ही रिपेल करेगा, चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डिपेंड करेंगे। हां जी, कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका। यस ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि जी ये समझ में आ गई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, ये सभी एक ही तरफ को चार्जेस जाने शुरू हो गए और ये तभी जाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब अगला क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए ना हमने काम किया, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली जो होती है v = u + ad, ये वाली यूज करेंगे, बस यहाँ से आंसर निकालेंगे। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उससे मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ, है वही चीज़ लेकिन आपको डेरिवेशन को इजी समझाने के लिए ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ। v = u + ad। आप सभी को पता है कि जो v होता है वो फाइनल होता है, u इनिशियल होता है, a एक्सेलरेशन और t टाइम होता है। ठीक है, राइट। तो हमारे पास अब क्या करें? हमारे पास फाइनल कौन है? फाइनल है ये। इनिशियल कौन है? इनिशियल वेलोसिटी कौन है? इनिशियल है ये। तो देखो हम कैसे करें लगे। हम लिखे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्जेस जो होगी वो इसकी इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कब आई? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी। इनिशियल वेलोसिटी कब आई? वो क्यों थी? इनिशियल वेलोसिटी क्यों थी? टेम्परेचर के कारण। तो मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्जेस क्यों आई? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनिशियल वेलोसिटी क्यों थी? ड्यू टू टेम्परेचर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस। यस, ये भी देखेंगे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये कौन सा टाइम? टाइम टेकन for the velocity, time taken for the acceleration, time taken for the acceleration। जो एक्सेलरेशन जो चार्जेस एक्सेलरेट हुए तो उनको कितना टाइम हुआ, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ये टाइम टेकन वाला रिलैक्सेशन टाइम होता है, मैं इसके बारे में भी आता हूँ, लेकिन अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस v = u + ad लिख रहा हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन में।
ये फाइनल वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये इनिशियल वेलोसिटी है टेम्परेचर के कारण, ये चार्जेस की एक्सेलरेशन है। अच्छा बेटा चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, नहीं जरूरी तो नहीं होता है जिसके पास वेलोसिटी हो वो एक्सेलरेट भी करेंगे ना, पर ये एक्सेलरेट क्यों करेंगे? पता क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि 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 एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स इक्वल टू ma। मैं भी आता हूँ यहाँ पे, तो आप अभी ये याद रखना कि एक्सेलरेशन करेंगे, मैं अभी बताता हूँ ये क्यों करेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पे फिल करना शुरू करते हैं, यहाँ पे फिल कर देते हैं vd फाइनल वेलोसिटी, राइट। यहाँ पे फिल कर देते हैं, क्या फिल करें? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी पहले की कितनी थी? u1, दूसरे की कितनी थी? u2, तीसरे की कितनी थी? u3, सभी की कितनी थी? पता नहीं, un, डिवाइडेड बाय एवरेज करेंगे तो n। लेकिन 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 हमने कहा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेक्टर डाल दो, वेक्टर भी मतलब इनकी डायरेक्शन भी देखना कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। मतलब मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये नहीं ऐड किया था 5 + 5 5 - 5, वही कर रहा हूँ। वेक्टर डालने का मतलब ये है कि मैं नेक्स्ट स्टेप में इनकी डायरेक्शन के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। अभी करवाता हूँ, प्लस एक्सेलरेशन को लिख लो a और टाइम को लिख लो टाउ। मैं अभी आता हूँ टाउ क्या चीज होती है। टाउ, टाउ वर्ड सुने कभी? ये मत कहना नहीं सुना, सच्ची नहीं सुना। टॉर के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, टाउ टाउ, राइट। याद रखना वर्ड, ये बहुत मतलब ग्रीक वर्ड ये यूज होता है कई जगह पे, टाउ, ठीक है, राइट। ओके, ऐसे थोड़ी जेड सी ऐसे सर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू रितेश कितनी वैल्यू आएगी इसकी? क्यों 0 आएगी? आपको कैसे पता लगा कि इसमें डायरेक्शन है? हमने वेक्टर लिखा हुआ है, ये प्लस में होगा 5 तो ये -5 होगा, ये +10 होगा तो आगे भी -10 भी होगा, तो इस सभी का आंसर जो आने वाला है वो 0 आने वाला है, तो इसको तो हम कर देंगे 0। डन, समझ आ गई? ए होता है फोर्स अपॉन मास, यहाँ पे साइड पे करते हैं। ए होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। अच्छा मुझे बताओ फोर्स कौन सी है? कूलम्ब्स फोर्स। आपको ये बताना है। हमारे पास देखो मैं बोलने वाला हूँ, हाँ नाइस, कितनी है हमारे पास? QE, isn't it? ओके ओके, तो फोर्स कौन सी आएगी बेटा? फोर्स आएगी, देखो यहाँ पे वो आएगी एक चार्ज के कारण E और इलेक्ट्रिक फील्ड E। लिखना तो हमें चाहिए था QE, राइट। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, हमारे पास, चलो आप ऐसे लिख लो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? QE, चलो ऐसे लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, डिवाइड बाय मास, ये लिखोगे। अच्छा Q का फॉर्मूला क्या होता है? Ne, तो ये हो जाएगा Ne। अच्छा आगे मैं नेगेटिव डाल देता हूँ, नेगेटिव क्यों डाला? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो -Ne आ जाएगा। डन, ठीक है। अच्छा अभी अगर मुझे n की जगह मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -E। तो ये लिखने वाला हूं मैं a की वैल्यू, ये लिखने वाला हूं मैं, लिखने वाला हूं a की वैल्यू -EE डिवाइड बाय m इनटू टाउ। टाउ का मतलब टाइम, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ओके, अब ये 1 मिनट के लिए टाउ की वैल्यू की अभी बात करते हैं। पहले मुझे यहाँ पे आंसर बता दो कि हमने क्या निकाला, फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो हमने कर भी लिया। ये क्या था, इतनी मतलब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और 3 लाइनों में सॉल्व हो रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी v = u + at, u की वैल्यू 0, e का हमने डाल दिया फोर्स अपॉन मास और टाउ को साथ में रख दिया, तो ये खत्म भी हो गया। ये होता है वैल्यू -EE/m × टाउ, राइट। बहुत इजी था, देखो आ गया E, वही चीज। अगर E नहीं होगा तो VD भी नहीं होगा, अगर स्मॉल e नहीं होगा तभी VD नहीं होगा। पर स्मॉल e क्या होता है? चार्ज ही होता है, वो तो होगा ही होगा। m क्या होता है? मास ऑफ द, तो अगर चार्ज है तो उसका मास भी तो होगा, तो ये सभी तो होंगे ही। हाँ e अगर नहीं होगा तो फिर VD भी नहीं होगा, राइट। अच्छा ये टाउ रह गया लास्ट पॉइंट, ये क्या होता है बेटा? टाउ को हमने लिखा था टाइम, कौन सा टाइम? टाइम टेकन फॉर द एक्सेलरेशन। ये क्या मतलब हुआ? ये देखो, अगर आप रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है?
क्या होता है देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे चार्जेस है, ये अभी सभी चार्जेस ऐसे मूव कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है ऐसे, तो ये सभी चार्जेस ना कहते हैं कि जी अब तो हम इस तरफ को ही जाएंगे, ये जाने लगे। आगे आ गया एक एटम, यहाँ पे भी 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 एक एटम। अब क्या हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये टकराया, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर से ये इसने अपना, क्योंकि ये तो इसको कह रहा है कि तू इधर को आ, इधर को आ, लगातार आ, तो इसने अपना रूट चेंज कर दिया, यहाँ से फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर टकरा गया, फिर 0 होगी वेलोसिटी। फिर उसने कोई रास्ता ढूंढा, फिर एक्सेलरेट किया, यहाँ पे एक और हमारे पास एटम पड़ा हुआ था, फिर टकराया, फिर वेलोसिटी 0 होगी। एक और एटम पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो इसने फिर कोई रास्ता ढूंढा इलेक्ट्रॉन ने जाने के लिए, फिर टकराया, फिर 0 हो गया, और फिर उसने रास्ता ढूंढा और फिर इधर को चला। अब टाइम क्या होता है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, नाम से क्लियर हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है दैट इज अ टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजंस, दो कोलिजंस के बीच में कितना उसको टाइम मिला एक्सेलरेट। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, टाइम टेकन फॉर द एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन हो नहीं रही है, हमने कहा नहीं 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 नहीं, हर बार नहीं हो रही है, ये बेचारा करना चाह रहा है, टकरा रहा है, फिर खत्म हो रही है उसकी एक्सेलरेशन, फिर से दोबारा एक्सेलरेट हो रहा है, फिर टकरा गया, कोलिजन कर गया। तो टाइम कौन सा ले, हमने कहा ये ले, ये वाला ले। ये इसका टाइम था 1 सेकंड, इसका टाइम था 2 सेकंड, इसका टाइम था 1 सेकंड, इसका टाइम था मान लो फिर से 1 सेकंड। तो हमने कहा काम करो एवरेज टाइम ले लो सभी। तो हमने लास्ट में एक ना इसका एक फॉर्मूला, मतलब एक डेफिनेशन बना दी। हमने कहा कि ये रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है व्हिच इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द चार्ज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, दो कोलिजंस के बीच में उसको कितना रिलैक्स होने को मिला, मतलब कितना उसको एक्सेलरेट होने को मिला, वो वाला जो टाइम होगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, कल देखेंगे इसके क्या क्या इसमें चेंजेस, रिलैक्सेशन टाइम कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, क्यों होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो आपको समझ में आया क्या हो रहा था, गया कोलाइड कर गया, जैसे आप मान लो कबीर को वहां से निकलना है, ठीक है, पहले इधर को जाने लगा, अभिनंदन से टकरा गया, थोड़ा सा आगे आने लगा, साहिब ने तो वैसे ही नहीं जगह देनी इसको जाने के लिए। तो कबीर की ये जो मूवमेंट है, जिस टाइम पे वो बेचारा रिलैक्स था, अभिनंदन से जाने के बाद आगे को आया, जितना टाइम वो कोलाइड नहीं किया, वो भागा, एक्सेलरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन, राइट। और वही टाइम हम टाउ की होती है, ठीक है, डन। आप जाते जाते मुझे एक बात बता दो, अगर मैं ये एटम्स, ध्यान सुनना, अगर मैं ये एटम्स को ज्यादा वाइब्रेट कर दूं, अगर मैं इस एटम्स को ज्यादा वाइब्रेट, यहाँ पे कितने सारे एटम्स थे, मैं इन एटम्स को ज्यादा वाइब्रेट करूं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, सब ये वाइब्रेट हो रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है टकराने की। मैं इनको एटम्स को कैसे ज्यादा वाइब्रेट कर पाऊंगा, टेम्परेचर दे, तो आप इसको टेम्परेचर दो, इनको गर्म करना शुरू कर दो, जैसे ही आप इनको गर्म करोगे ना तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो जो चार्जेस निकलने वाले होंगे वो उनकी प्रोबेबिलिटी टकराने की ज्यादा हो जाएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ये हम कल करेंगे इसके, डन, ठीक है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस e अपॉन m इनटू टाउ, राइट, माइनस e याद रखना है, माइनस e अपॉन m इनटू टाउ, टाउ नहीं, टाउ वाला टाउ नहीं, टाउ, राइट, माइनस e अपॉन m इनटू टाउ, राइट, ठीक है। और माइनस साइन क्यों है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो कितना आएगा, आप बोलो फॉर्मूला, e अपॉन m इनटू टाउ, e अपॉन m इनटू टाउ, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। चलो ये हम करते हैं।